अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लंग कैंसर। इससे पहले हमने न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम पढ़ा था, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम पढ़ा था। लंग कैंसर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले एग्जामिनर इसमें से पूछता है कि मोस्ट कॉमन कैंसर इन मेल कौन सा है। तो वो क्या होगा, हमारा मेल में जो मोस्ट कॉमन कैंसर है वो है प्रोस्टेट कैंसर। अगर एग्जामिनर पूछे फीमेल में कौन सा है तो वो कौन सा होगा, ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट कैंसर हैं, आपने याद रखना मेल में कौन सा कॉमन होगा, फीमेल में। अगर वो पूछे सेकंड मोस्ट कौन सा है तो सेकंड पे कौन सा होगा हमारा, लंग कैंसर। ठीक है, ये दो दो से तीन डिफरेंशियल पॉइंट है, आपने याद रखना है मेल और फीमेल में, दोनों में। और थर्ड मोस्ट कॉमन अगर पूछ ले तो वो कौन सा होगा, कोलोरेक्टल कैंसर। ठीक है, ये 3 से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, एग्जामिनर अक्सर क्वेश्चन में ये पूछ लेता है। मोस्ट कॉमन कैंसर मेल में कौन सा है, वो प्रोस्टेट है। फीमेल में कौन सा है, वो ब्रेस्ट है। और थर्ड मोस्ट कॉमन कौन सा है, वो है कोलोरेक्टल कैंसर। अच्छा, अब बात करते हैं जी लंग कैंसर की। लंग कैंसर सबसे पहले पढ़ने से पहले आपको ना इसके रिस्क फैक्टर पता होना चाहिए कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं। रिस्क फैक्टर में सबसे पहले इसमें स्मोकिंग आ जाएगी। मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर आपका स्मोकिंग होता है। ठीक है, ये जो सिगरेट वगैरह पीते हैं ना उनमें। सेकेंड लिस्ट में रेडॉन, वो करवा सकता है। और थर्ड पे कौन करवा सकता है, हमारा एस्बेस्टोस करवा सकते हैं। ठीक है, ये 3 से 4 इंपॉर्टेंट इसके रिस्क फैक्टर हैं जो क्या करवा सकते हैं, लंग कार्सिनोमा करवा सकते हैं। अच्छा, अब सिगरेट स्मोकिंग कैसे करवा सकता है। सिगरेट स्मोक में ना 60 कार्सिनोजिन होते हैं, एटलीस्ट 60 कार्सिनोजिन होते हैं, जो 85% हमारा क्या करवा देते हैं, लंग कैंसर करवा सकते हैं। ठीक है। ये डिपेंड करता है कि जो ये स्मोकिंग कर रहा है ये कितने सिगरेट पी रहा है। अगर एक दिन में वो एक साल में आई गेस 20 डिब्बियाँ पी रहा है ना सिगरेट की, तो मोस्ट लाइकली उसमें चांसेस हो जाएंगे कि इसके डेवलपमेंट के, कैंसर के होने के। एक दिन में 1 डिब्बी मतलब 20 सिगरेट पी रहा है वो ना, 20 से 30 होती हैं उसमें। ठीक है। रेडॉन हमारे कहाँ पे होता है, यूरेनियम में प्रेजेंट होता है, जो सॉइल में प्रेजेंट होता है, उससे भी हमारा क्या हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है। अच्छा, अब कुछ अनाइजिंग रेडिएशंस हैं, उसकी वजह से भी हमारा कैंसर हो सकता है, कौन सा, लंग कैंसर हो सकता है। ठीक है, ये 2 से 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये क्या करवा सकती हैं, लंग कैंसर करवा सकती हैं। अब बात करते हैं जिसके रिस्क फैक्टर से, कि इसमें ऐसे कौन से रिस्क वो कॉज इसके सिम्टम्स हैं जो हम इस पेशेंट के अंदर देख सकते हैं। सबसे पहले इस पेशेंट के अंदर हम क्या देखेंगे, कफ, देन हीमोप्टिसिस, नंबर सेकंड ये था। थर्ड पे और क्या हो सकता है पेशेंट के अंदर, वेट लॉस। कैंसर है और वेट लॉस ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा क्या हो सकता है, पेशेंट में डिस्निया हो सकता है। ये 3 से 4 फीचर आपने जहाँ भी देख लिया, आपने आंखें बंद करके क्या आंसर लगाना है, लंग कैंसर। क्यों, देखें, ये जितने सारे फीचर हैं, कफ, हीमोप्टिसिस और ये डिस्निया, ये हमने बाकी डिजीज़ में भी पढ़े हैं, लेकिन इसमें जो डिफ्रेंशिएट कर रहा है, लंग कैंसर बता रहा है, वो क्या है, वेट लॉस। तो इसीलिए आपने ये क्या याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सही है, ये सारे इसके क्या थे, क्लिनिकल फीचर। अब देखें, अब हमें इमेजिंग पे, एक्सरे पे, सिटी स्कैन पे हमें क्या, कौन सी इमेज मिलेगी, क्वाइन लीजन्स मिलेंगी। ठीक है, ये हमें किस पे मिलेंगी, एक्सरे पे मिलेंगी। एग्जामिनर मेंशन कर सकता है 35-year-old कम टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, 35-year-old मेल कम टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद द हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग 20 पैक पर ईयर। ठीक है, ऑल्सो ही हैज़ कफ, हीमोप्टिसिस, वेट लॉस एंड द डिस्पनिया। ऑन एक्सरे क्वाइन लीजन विल बी द सीन, वट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। तो इसका आंसर क्या होगा, लंग कैंसर होगा। याद रखना ये, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन देगा। ठीक है, आपको आपको इसकी डिज़ीज़ के क्लिनिकल फीचर आते हैं और 2 से 3 बातें इसकी डायग्नोसिस में पता होना, तो आप खुद ही क्वेश्चन बना सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएगा एग्ज़ाम में। ठीक है। अच्छा, अब एक लंग कैंसर को ना 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक है स्मॉल और दूसरा है नॉन स्मॉल। ठीक है, अब नॉन स्मॉल में क्या होगा, देखिए नॉन स्मॉल आगे फर्दर उन्होंने डिवाइड किया हुआ, इसकी सब टाइप है, इसमें अडीनो कार्सिनोमा हो सकता है, और सेकंड कौन सा हो सकता है, इसमें स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो सकता है। ठीक है, और कार्सिनाइड ट्यूमर, ये 2 से 3 इसके आगे फर्दर टाइप्स हैं, जिसमें इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया, सब क्लासीफाइड किया गया है। इसको सब क्लासीफाइड किया गया लंग कैंसर को। अच्छा, अब इसकी जो फर्दर उसने क्लासिफिकेशन की है, हम उसको एक दफ़ा देखते हैं
इसका जो क्वेश्चन आता है ना क्लिनिकल फीचर पे, तो वो डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ लेगा, लेकिन एग्जामिनर इसकी सब टाइप में से मोस्टली क्वेश्चन पूछता है। लाइक इफ़ वी हैव टू टॉक अबाउट स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, स्मॉल सेल कार्सिनोमा, कार्सिनोइड ट्यूमर्स, एडिनो कार्सिनोमा, ठीक है, इसमें से एग्जामिनर मोस्ट लाइकली क्वेश्चन पूछ सकता है। अब वो कैसे क्वेश्चन पूछेगा मैं अभी आपको वो बताता हूँ थोड़ी देर में। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्मॉल सेल कार्सिनोमा की। स्मॉल सेल कार्सिनोमा में ये होता है कि ये ना पुअरली डिफ्रेंशिएट है, इसका ना पता नहीं चलता, ठीक है, गुड प्रोग्नोसिस नहीं, इसकी बैड प्रोग्नोसिस है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर। और ये मेल स्मोकर के अंदर होता है। अभी मैं अच्छा यहाँ पे लिखता जाता हूँ, स्मॉल के फीचर किसके अंदर होता है, ये मेल स्मोकर के अंदर होता है नंबर 1, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है, ये लंग्स के सेंटर पे लोकेटेड होता है, इसकी लोकेशन पूछ सकते हैं जी कहाँ पे होता है, लंग्स के सेंटर पे लोकेटेड होता है। अच्छा, अब ये ना मेटास्टाइज करके आगे फैल के, फॉर एग्जांपल ये पेशेंट के जिसे हम बोलते हैं पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम करवा सकता है। कैंसर किसी और जगह का है लेकिन किसी और सेल को स्टिमुलेट करके उसकी प्रोडक्शन करवा रहा है। फॉर एग्जांपल कैंसर था हमारे लंग्स का, स्मॉल सेल कार्सिनोमा था पेशेंट को, एग्जामिनर मस्ट ये मेंशन करता है, ऐसे ही क्वेश्चन देता है, सारे कैंसर के फीचर मेंशन करके इसके लंग कैंसर के बता देगा, कफ थी, हीमोप्टेसिस थी, पहले उसको डिस्निया था, वेट लॉस था, साथ वो मेंशन कर देगा उसका एडीएच का लेवल ज़्यादा है, एंटी डायरेटिक हार्मोन का लेवल क्या इंक्रीज करता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पेशेंट को क्या हो रहा है, पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम हो रहा है, कैंसर मेटास्टाइज करके आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जाके आपका एडीएच को स्टिमुलेट कर रहा है, एडीएच को स्टिमुलेट करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, वाटर बॉडी में रीअब्जॉर्ब होगा। यही काम होता है ना फंक्शन नॉर्मली एडीएच का, थ्रू एक्वापोरिन चैनल्स। एक्वापोरिन चैनल हमारे किधर होते हैं, किडनी पे होते हैं, V2 रिसेप्टर, उधर से ज़्यादा क्या होगी, हमारी वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, इस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, लैम्बार्ड ईटन सिंड्रोम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, लैम्बार्ड ईटन सिंड्रोम। अब एग्जामिनर लैम्बार्ड ईटन सिंड्रोम का केस कैसे देगा, कैसे बताएगा कि पेशेंट को लैम्बार्ड ईटन सिंड्रोम है। देखें हमारी एक होती है माइस्थीनिया ग्रेविस और एक होता है लैम्बार्ड ईटन सिंड्रोम। माइस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट के अंदर ना जो फीचर आते हैं, पहले तो आपने सिर्फ इसके ना क्लिनिकल फीचर को दोनों को ना डिफ्रेंशिएट करना है, लैम्बार्ड ईटन और माइस्थीनिया ग्रेविस के फीचर को। माइस्थीनिया ग्रेविस के फीचर में ये होता है कि पेशेंट ना जब काम करता है ना, एट द एंड ऑफ द इवनिंग पेशेंट थक जाता है, ठीक है। इवनिंग में हिस्ट्री आती है कि जी मैं सारा दिन काम करता हूँ लेकिन शाम में आके मेरे से काम नहीं होता, मैं थक जाता हूँ, ठीक है। काम स्टार्ट बिल्कुल ठीक करता है, लेकिन लैम्बार्ड ईटन सिंड्रोम के पेशेंट के अंदर ना जब वो काम करता है तो वो बहुत थका थका, शुरू में ही थका थका महसूस करता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो हमारे प्री साइनेप्टिक पे कैल्शियम चैनल होते हैं ना, एक होती है ये देखें, ये हमारी प्री साइनेप्टिक है, ये हमारा साइनेप्टिक लेफ्ट है और ये हमारा क्या है, पोस्ट है, ठीक है। देखें पोस्ट चैनल है, ये प्री है, ये साइनेप्टिक लेफ्ट है और ये पोस्ट चैनल है। इसमें ये होता है कि जो हमारे यहाँ पे ना कैल्शियम होता है जिसने वेजिकल्स को रप्चर्ड करना होता है, क्या करना होता है, किसको रिलीज करवाना होता है, एसिटाइल कोलिन को, ठीक है। अब देखेंगे कैल्शियम यहाँ पे नहीं है, जब कैल्शियम नहीं है तो वेजिकल रप्चर्ड नहीं करेंगे, जब वेजिकल रप्चर्ड नहीं करेंगे उसके अंदर एसिटाइल कोलिन था वो रिलीज नहीं होगा, जब एसिटाइल कोलिन रिलीज नहीं होगा तो पेशेंट सही से अपना काम नहीं कर सकेगा, एक्टिविटी के शुरू में ही थकावट महसूस करेगा। तो वो पेशेंट कौन सा होता है, लैम्बार्ड ईटन सिंड्रोम का पेशेंट होता है। ये आपने याद रखना है, एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि लैम्बार्ड ईटन सिंड्रोम में किसका इफेक्ट होता है, कैल्शियम चैनल का होता है। कैल्शियम चैनल का इफेक्ट होगा तो वेजिकल रप्चर नहीं करेंगे, वेजिकल रप्चर नहीं करेंगे तो हमारा एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं होगा, एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं होगा तो हमें जो हमारा नर्व का एक्शन पोटेंशियल है वो सही तरह मेंटेन नहीं हो सकेगा, इसीलिए वो काम के शुरू में ही थकावट महसूस करता है। लेकिन माइस्थीनिया ग्रेविस में ये होता है कि जब वो काम करता है आहिस्ता 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 ठीक होता है, लेकिन एंड ऑफ द इवनिंग वो थक जाता है। ये दोनों में डिफरेंशियल पॉइंट था, इसमें लैम्बार्ड ईटन सिंड्रोम में और माइस्थीनिया ग्रेविस में। ये मैंने आपको दोनों यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए। और पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम में इसी को बोलते हैं कि कैंसर किसी और का मेटास्ट एक्टिवेट कर रहा है किसी दूसरे सेल को।
अब एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे देगा? एग्जामिनर क्वेश्चन इस तरह दे सकता है कि सारे कैंसर के फीचर मेंशन किए, लंग कैंसर के कफ, हीमोप्टेसिस, डिस्निया, वेट लॉस, ठीक है, ये सारे फीचर मेंशन करके वो कहेगा प्लस ऑल्सो वी हैव टू सी दिस ऑन इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स, सोडियम लेवल विल बी द डिक्रीज, ठीक है, पेशेंट को क्या है हाइपोनेट्रीमिया और जो उसका एडीएच का लेवल है वो इंक्रीज है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? तो इसका आंसर क्या होगा? स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, ठीक है। अब वो सारे कैंसर के ये फीचर दे के पूछ सकता है लंबार्ड ईटन सिंड्रोम में कि पेशेंट जो एक्टिविटी जब स्टार्ट करता है ना तो थका थका महसूस करता है, तो आपने क्या करना है, आपने क्या आंसर बताना है इसका? स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा एसोसिएटेड विद लंबार्ड ईटन सिंड्रोम, ठीक है। ये 2 से 3 ये इसके डिफरेंशियल पॉइंट है, आपने याद रखना है। और इसके वो पूछ सकता है कि इनमें मोस्ट कॉमन होता है, ये मेल स्मोकर के अंदर कॉमन होता है। इसकी लोकेशन क्या होती है? सेंटर पे होता है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट याद रखने। किसके हैं ये सारे पॉइंट? स्मॉल लंग कार्सिनोमा के। और एग्जामिनर पूछता भी सिर्फ इसी से है, ठीक है, याद रखने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, अब देखिए, अब आगे बात करते हैं एडीनो कार्सिनोमा की। हमने कहा था ना इसकी सब टाइप के अंदर एक एडीनो कार्सिनोमा भी आता है। एडीनो कार्सिनोमा में होता है कि आपका जो ट्यूमर होता है ना ये नॉन स्मोकर के अंदर होता है, ठीक है। जो मेल होते हैं उनमें क्या होगा? नॉन स्मोकर के अंदर कॉमन होगा, इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट, ठीक है। मेल स्मोकिंग नहीं करते होंगे, लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे देता है? एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे देता है कि फीमेल स्मोकर, वो मेंशन कर देगा कि फीमेल स्मोकर, फीमेल स्मोकर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसमें याद रखना। फीमेल स्मोकर क्वेश्चन आता है इस तरह कि फीमेल स्मोकर थी, उसको कफ थी, डिस्पनिया था, वेट लॉस था उसका, हीमोप्टेसिस है, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? देन आंसर विल बी द एडीनोकार्सिनोमा, ठीक है। अब बात करते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के, अच्छा इसकी लोकेशन बता दूं, एडीनोकार्सिनोमा की, ये ना पेरिफेरली, लंग्स के पेरिफेरी पे होता है। जो सेंटर पे होता था वो कौन सा था? हमारा स्मॉल सेल कार्सिनोमा था, ठीक है। और ये कैसे प्रेजेंट करता है कि नमूनिया में जैसे हमने कंसोलिडेशन देखी थी ना एक्सरे पे, इसके एक्सरे पे भी हम कंसोलिडेशन देखेंगे, ठीक है। लेकिन हमने इसको किससे डिफ्रेंशिएट करना है? क्लिनिकल फीचर से डिफ्रेंशिएट करना है कि इस पेशेंट के अंदर वेट लॉस भी हो रहा है और सारे कैंसर वाले फीचर हैं। अब बात करते हैं जी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की। अब ये मोस्ट कॉमन ट्यूमर है किसके अंदर? मेल स्मोकर के अंदर, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेल मेल स्मोकर के अंदर और कौन सा कॉमन था? हमारा स्मॉल सेल कार्सिनोमा। लेकिन अगर वो मोस्ट कॉमन ट्यूमर इन स्मोकर पूछे तो इसका आंसर क्या होगा? स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। उसकी लोकेशन भी स्मॉल सेल की भी सेंटर पे थी और इसकी भी लोकेशन किस पे है? सेंटर पे है। लेकिन इसकी आपने एसोसिएशन याद रखनी है कि किन सेल्स को स्टिमुलेट करता है? पैराथायरॉयड हार्मोन को, पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करता है। अब देखें, जब पेशेंट को पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट होगा तो पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल इंक्रीज करेगा उस पेशेंट के अंदर, डेफिनेटली यार उस पेशेंट के अंदर पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल इंक्रीज करेगा। और पैराथायरॉयड हार्मोन का जब लेवल इंक्रीज करेगा तो पेशेंट के अंदर ओस्टियोपोरोसिस होगा, डेफिनेटली कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन क्या करता है? पैराथायरॉयड हार्मोन का फंक्शन क्या होता है? कैल्शियम को बॉडी में इंक्रीज करना और फॉस्फेट के लेवल को कम करना। जब पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होगा तो जो हमारी रिजॉर्प्शन थी बोन की वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। जब रिजॉर्प्शन होती है तो हड्डियों से कैल्शियम निकलता है, जब हड्डियों से कैल्शियम निकलेगा तो कैल्शियम का लेवल बॉडी में इंक्रीज कर देगा, डेफिनेटली कर देगा। तो अगर फॉर एग्जांपल पैराथायरॉयड हार्मोन के साथ आए और उसने मेंशन कर दे पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, साथ वो मेंशन कर दे जी उस सारे लंग्स के फीचर है, कफ है, डिस्पनिया है, वेट लॉस है, हेमोप्टेसिस, प्लस वो मेंशन कर दे कि ऑस्टियोपोरोसिस है पेशेंट के अंदर, कैल्शियम का लेवल इंक्रीज है, तो इसका आंसर क्या होगा? स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होगा, ठीक है। पता चल गया, ये भी मोस्ट कॉमन किस में है? स्मोकर के अंदर। इसकी लोकेशन क्या है? सेंट्रल। अब बात करते हैं किसकी? लार्ज सेल न्यूरो एंडोक्राइन कार्सिनोमा की। अब लार्ज सेल ये भी स्मोकिंग की वजह से होता है, ये सेंट्रल भी हो सकता है, अदर ये पेरिफेरल भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है लोकेशन ये कहाँ पे है, ठीक है। ये इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, जो मोस्ट कॉमन थे इसमें वो था स्मॉल सेल कार्सिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ये तीनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, बस आप ये याद रखें।
मोर देन इनफ है। हम बाकी भी रीड करेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए। ये भी स्मोकिंग पे सेंट्रल और पेरिफेरल डिपेंड करता है कि लोकेशन कौन सी है, ये हम देखेंगे एक्सरे पे। कार्सिनॉइड ट्यूमर में क्या होता है, ये वेल डिफरेंशिएटेड है, इसका गुड प्रोग्नोसिस है, ठीक है। ये इसका कोई वो नहीं, इट्स नॉट रिलेटेड विद द स्मोकिंग, ठीक है। ये भी डिपेंड करता है ये सेंट्रल है या पेरिफेरल है। और पॉलिप लाइक मैस देखेंगे किस पे, ब्रोंकस पे। एग्जामिनर मेंशन कर दे उसको कफ है, डिस्नी है, साथ मेंशन कर दे हीमोप्टेसिस है और वेट लॉस है, प्लस पॉलिप लाइक मैस सीन इन द ब्रोंकस, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, फिर इसका आंसर क्या होगा, कार्सिनॉइड ट्यूमर होगा। मेटास्टेसिस टू द लंग्स, मोस्ट कॉमन सोर्स आर ब्रेस्ट एंड द कोलोन कार्सिनोमा, कि मतलब किसी और साइड का कैंसर था, वो मेटास्टाइज होकर किधर आ गया, लंग्स के अंदर आ गया। अब वो लंग्स के अंदर कौन कौन से कैंसर आ सकते हैं, या वो ब्रेस्ट का हो सकता है या कोलोन का कैंसर हो सकता है। और इसकी क्या हमें इमेजिंग पे, क्या हमें एक्सरे पे हमें कौन सी इसकी अपेयरेंस मिलेगी, सीटी स्कैन पे कौन सी अपेयरेंस मिलेगी, कैनन बॉल लाइक नोड्यूल्स मिलेंगे इसके, ठीक है। बस इसमें आपने यही याद रखना है, इसमें कैनन कैनन बॉल नोड्यूल्स याद रखने हैं, और इसके अंदर क्या लिखना है, पॉलिप लाइक मैस याद रखना है, किसके अंदर, कार्सिनॉइड ट्यूमर वाले पेशेंट के अंदर। और पैराथायरॉइड रिलीजिंग हार्मोन किसके अंदर इंक्रीज करता है, हमारा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के अंदर इंक्रीज करता है, ठीक है। कैसे क्वेश्चन आएगा, या वो ऑस्टियोपोरोसिस की हिस्ट्री मेंशन कर देगा, या वो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन की हिस्ट्री साथ दे देगा, प्लस लंग्स के फीचर दे देगा। हमने रेनल में पढ़ा था ना कैल्शियम स्टोन पढ़ते वक्त कि कैल्शियम का लेवल हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर कैल्सीयूरिया हो, वो हमारे कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन करवा देते हैं। अब देखें जब पैराथायरॉइड हार्मोन का लेवल ज़्यादा है इसके अंदर, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के पेशेंट के अंदर, तो कैल्शियम भी तो लेवल ज़्यादा हो रहा है, तो कैल्शियम लेवल ज़्यादा होगा तो क्या होगा, पेशेंट के अंदर रेनल स्टोन होने के चांसेस होंगे। ये आपने 3 से 4 इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपने खुद अब इसको एसोसिएट करना है इस क्वेश्चन को जहां आपने रेनल पढ़ा था खुद ही, ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी रेनल पढ़ चुके हैं। अब इसकी बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की। अब टीएनएम स्टेजेस की बात करेंगे और कॉम्प्लिकेशन की बात करेंगे। टीएनएम स्टेजेस होता है ट्यूमर, कहाँ पे ट्यूमर, और एन मतलब क्या है, हमारा लिम्फ नोड, और एम का मतलब क्या है, कितना मेटास्टाइज करके फैल चुका है आगे, ठीक है। ट्यूमर देखें डिपेंड करता है साइज़ और लोकेशन की। अब फॉर एग्जांपल इसका ना, इसकी वजह से लंग कैंसर की वजह से एक और डिजीज़ हो सकती है, साइज़ पे डिपेंड करता है, उसको बोलते हैं हम सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम। अब सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि आपका साइज़ बढ़ गया कैंसरस सेल्स की वजह से। जब साइज़ बढ़ जाएगा तो जो उसके पीछे हमारी सुपीरियर वेना कैवा वो उसको कंप्रेस कर देगा। जब हमारी वो कंप्रेस हो जाएगी, जो उसमें ब्लड है तो वो सही तरह ड्रेन नहीं कर सकेगा। सुपीरियर वेना कैवा कहाँ ड्रेन करता है, हमारा राइट साइड ऑफ हार्ट में ड्रेन करता है ना, तो वो उसमें नहीं ड्रेन कर देगा, नहीं ड्रेन कर सकेगा। जो जो हमारी नेक की वेन है वो डिस्टेंड हो जाएंगी, पेशेंट के अंदर एडीमा हो जाएगा, ब्लू डिस्कलरेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी आर्म्स की और फेस की। इसको हम क्या कहते हैं, सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम। सुपीरियर वेना कैवा किस तरह, मैंने आपको बताया कि इसने देखेंगे लंग्स हैं, यहाँ पे राइट साइड पे आके इसने ड्रेन करना होता है। जब इसने राइट साइड पे आके ड्रेन करना होता है तो ड्रेन नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल ये ट्यूमर था, इसने इसको ऐसे कंप्रेस कर दी, जब ये कंप्रेस कर गया तो इसमें जो ब्लड है वो सही तरह राइट साइड पे आएगा नहीं। जब वो राइट साइड पे सही तरह आएगा नहीं तो क्या होगा, पेशेंट के अंदर डिस्टेंडिक हेड एंड नेक वेन हो जाएंगी, एडीमा हो जाएगा, और क्या होगा, ब्लू डिस्कलरेशन हो जाएगी, किसकी, फेस की हो सकती है, आर्म्स और लिम्स, आर्म्स की हो सकती है, ठीक है। ये सारे, इसको हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम। अच्छा, हमारे ना इसी जगह पे ना लंग्स के पास ही ना एक हमारी ना नर्व पड़ी होती है जिसको बोलते हैं रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। अब रिकरेंट लेरेंजियल नर्व वाली क्या कहानी है, देखें हमारी ना रिकरेंट, जब लेरेंजियल नर्व ब्रांच होती है वेगस नर्व की, पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, और वेगस नर्व कौन सी होती है, क्रेनियल नर्व नंबर 10, उसकी ब्रांच होती है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। अगर ये कंप्रेस कर देना तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, आज इंसान की आवाज़ बहुत भारी हो जाएगी, ठीक है। अगर वो मेंशन करे एग्जामिनर के लंग कार्सिनोमा था और उसकी वजह से हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो रही है, तो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली नर्व इन्वॉल्व इन दिस, तो आपने क्या कहना है, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। अच्छा, वो ये मेंशन करे ऐसा कौन सा मसल है जिसको ये रिकरेंट लेरेंजियल नर्व सप्लाई नहीं करती, तो वो क्रिकॉइड कार्टिलेज होता है, क्रिकॉइड होता है जिसको हमारी रिकरेंट लेरेंजियल नर्व सप्लाई नहीं करती, उसको एक्सटर्नल वो करती है, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व करती है, ठीक है, एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व करती है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये सर्जरी के मैंने पढ़ा था तो मैंने इसलिए यहाँ पे आपको बता दिया। अब देखें हमारे यहाँ पे ना सिंपथेटिक चेन भी होती है। अगर फॉर एग्जांपल सिंपथेटिक चेन कंप्रेस हो जाए ना तो पेशेंट को क्या हो सकता है,
हॉर्नर सिंड्रोम हो सकता है। ये सारी इसकी कॉम्प्लिकेशन है लंग कैंसर की। अब हॉर्नर सिंड्रोम, टोसिस मतलब कि उसकी आई ड्रॉप कर गई है, प्लस मियोसिस। अब मियोसिस क्या होता है कि उसका जो प्यूपिल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर गया है, प्लस एनहाइड्रोसिस के स्वेटिंग कम हो गई है उस पेशेंट के अंदर, स्वेटिंग नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि पेशेंट को क्या हो गया है, हॉर्नर सिंड्रोम। ये ट्राइएड आपने याद रखना है, टोसिस, मियोसिस और एनहाइड्रोसिस। ये किसके अंदर हम देखते हैं, हॉर्नर सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर हम ये देखते हैं। अब देखिए हमारे यहाँ पे जब लंग कैंसर हो रहा है, जब पेशेंट को लंग कैंसर हो गया है, मुझे आप ये बताएं कि जब लंग कैंसर हो गया, पीछे ही हमारा ब्रैकियल प्लेक्सिस भी मूव कर रहा है, ठीक है, ब्रैकियल प्लेक्सिस भी प्रेजेंट है। जो पीछे ब्रैकियल प्लेक्सिस है अगर वो कंप्रेस हो गया तो मुझे बताएं उसकी जो अपर लिम्ब की सेंसेशन है वो डिरेंज होगी, डेफिनेटली वो भी डिरेंज हो जाएगी। जब उसकी अपर लिम्ब की सेंसेशन ठीक नहीं जाएगी तो उसको शोल्डर पेन होगा, उसके हाथ हैंड में वीकनेस होगी, डॉर्सो और पाल्मर दोनों साइड्स उसकी इन्वॉल्व, आर्म फोर आर्म दोनों इन्वॉल्व। शोल्डर पेन के साथ क्वेश्चन आता है और वो साथ मेंशन ये कर देगा कि हैंड की वीकनेस है। तो ये मोस्ट लाइकली किसके अंदर देखते हैं, पैन कॉस ट्यूमर के अंदर। अगर फॉर एग्जांपल वो सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम प्लस हॉर्नर सिंड्रोम प्लस वो ये मेंशन कर दे कि उसका ब्रैकियल प्लेक्सिस भी इन्वॉल्व हो गया, इसका मतलब ये है वो किसकी बात कर रहा है, पैन कॉस ट्यूमर की। पैन कॉस क्या होता है, एपेक्स लंग्स का जो एपेक्स होता है ना उसका ट्यूमर हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, पैन कॉस ट्यूमर बोलते हैं। ये आपने याद रखना है। अगर वो ये नहीं इन्वॉल्व करता, क्या कहते हैं ये, क्या उसे बोलते हैं, ब्रैकियल प्लेक्सिस को, तो फिर आपने इसका क्या आंसर लगाना, सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम। बस दैट्स द डिफरेंशियल पॉइंट बिटवीन द सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम एंड पैन कॉस ट्यूमर। अच्छा, अब इसकी हम बात करते हैं लिम्फ नोड। इसकी वजह से कौन सा लिम्फ नोड इफेक्टेड हो सकता है, इसमें हाइलर एंड द मीडियास्टिनल लिम्फ नोड मोस्ट लाइकली इफेक्ट हो सकता है। हाइलर लिम्फ नोड में हमने एक और जगह में पढ़ा था कि उसको सर्वाइकल हाइलर लिम्फोडिनोपैथी होती है। वो कौन सी डिजीज में हमने पढ़ा था, सार्कोडोसिस के अंदर पढ़ा था, वो याद रखना है। अगर वो लिखे कि हाइलर लिम्फोडिनोपैथी प्लस वेट लॉस वाले सारे फीचर दे तो फिर हमने किसको टिक करना है, लंग कैंसर को। ये मैं आपको डिफ्रेंशिएट करवा रहा हूँ, ठीक है। और इसकी मेटास्टेसिस कहाँ पे हो सकती है, डिस्टेंस मेटास्टेसिस कहाँ से हो सकती है, एड्रिनल ग्लैंड में हो सकती है, ठीक है। ये इसके 3 से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अच्छा, मैं इसको ना मैं अपना इसको मैं इसमें आपको ट्रीटमेंट प्लान बता देता हूँ। अगर वो पूछे कि ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस कौन सा है, ठीक है, तो इसमें आपने बताना है कीमोथेरेपी। ये एमसीक्यू भी आया हुआ था कि क्या कर सकते हैं इसमें, पेशेंट को हम कीमोथेरेपी दे सकते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। इसको एक दफ़ा हम अपनी बुक से रीड आउट कर लेते हैं। टॉपिक तो ये काफ़ी लंबा था और देखते हैं अगर कोई चीज़ रह गई होगी तो हम उसको भी कवर कर लेंगे इसके अंदर। most common cancer of the most common cause of the cancer mortality in the US average at the presentation is 60 ईयर पे जाके प्रेजेंट करता है कि इसके रिस्क फैक्टर सिगरेट स्मोक रेडोन एस्बेस्टोस हमने डिस्कस कर लिया। 60 कार्सिनोजन होते हैं, 85% ऑफ द लंग कैंसर अकर इन द स्मोकर। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड द आर्सेनिक्स आर पर्टिकुलरली म्यूटाजेनिक्स। अच्छा, ये म्यूटेशन कर देते हैं ये सब्सटेंसेस, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड आर्सेनिक्स। अगर ये म्यूटेशन कर देंगे जीन में तब भी क्या हो सकता है, लंग कार्सिनोमा हो सकता है। कैंसर रिस्क इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द ड्यूरेशन एंड द अमाउंट ऑफ द स्मोकिंग पैक ईयर, 20 पैक पर ईयर, ठीक है। ये यहाँ पे लिख लीजिए 20 पैक पर ईयर। Radon is formed by the radioactive decay of the uraniums which is present in the soil. Accumulate in closed space such as basement में present होते हैं। Responsible for most of the public exposure to the ionizing radiation, उसमें भी common हो सकता है। Second most frequent cause of the lung carcinoma in the US, ionizing radiation की बात कर रहे हैं यहाँ पे। फिर उसने यहाँ पे ये बात की हुई है कि इंक्रीज द रिस्क ऑफ द लंग कैंसर इज ऑल्सो सीन इन द यूरेनियम माइनर्स के अंदर भी देखा गया है कि पेशेंट को लंग कार्सिनोमा हो सकता है उसकी वजह से। इन्वायरमेंटल टॉक्सिन इंक्लूड द एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस की वजह से हमने पीछे पढ़ा था, ये बिल्डर्स के अंदर कॉमन होता है, ये मेसोथेलियोमा भी करवा सकता है और मोस्ट कॉमनली लंग कैंसर भी करवा सकता है, ठीक है। कोल्ड फ्यूल स्टोव्स एंड द मेटेलिक आर्सेनिक क्रोमियम एंड निकल्स, ये कुछ सारे इसके रिस्क फैक्टर हैं, ये आपको रट्टा लगाना पड़ेंगे, ठीक है। प्रेजेंटिंग सिम्टम्स आर नॉन स्पेसिफिक कफ, होम्योप्टेसिस, डिस्निया, वेट लॉस एंड पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव निमोनिया भी इस पेशेंट के अंदर हो सकता है। इमेजिंग यूजुअली रिवील अ लार्ज स्पेकुलेटेड मैस, हाउएवर अ सोलिटरी नोड्यूल्स, कॉइन लीजन्स देखते हैं, ठीक है। कॉइन लाइक लीजन्स
कैन बी सीन, बायोप्सी इज नेसेसरी फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द कैंसर। बायोप्सी इसमें ज़रूरी होती है, ठीक है। और हम कौन सी इसमें अपीयरेंस देखते हैं, कॉइन लाइक लीजन्स देखते हैं इसके अंदर। Benign lesion may also be produce a coin lesion, especially in the younger patient. Example include the जिस पेशेंट को ग्रेनुलोमा था ऑफन ड्यू टू द टीबी की वजह से फंगस के अंदर, उसके अंदर भी हम कॉइन लीजन देख सकते हैं बिनाइन लीजन्स के अंदर। ब्रोंकियल हिमाटोमा, बिनाइन ट्यूमर कंपोज ऑफ द लंग टिश्यू एंड द कार्टिलेज, ऑफन कैल्सिफाइड ऑन इमेजिंग, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल लंग टिश्यूज और कार्टिलेज देखते हैं ना बिनाइन ट्यूमर के अंदर, वो उसकी कैल्सिफिकेशन हुई हो, वो क्या इंडिकेट करता है, ब्रोंकियल हिमाटोमा इंडिकेट करता है। लंग कार्सिनोमा इज क्लासिफिकली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। स्मॉल सेल कार्सिनोमा 15% होता है, यूजुअली नॉट एमिनेबल, इसको हम मतलब कि रिजेक्ट नहीं कर सकते। ट्रीट विद द कीमोथेरेपी एंड द रेडियोथेरेपी, दिस इज बेसिकली द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। अब नॉन सेल कार्सिनोमा, इसके अंदर हम रिजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि ये एमेनेबल टू द सर्जिकल रिजेक्शन। मेजर सबटाइप इंक्लूड द एडिनोकार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, 30% लार्ज सेल न्यूरोएंडोक्राइन कार्सिनोमा कार्सिनोइड ट्यूमर करवा सकते हैं। स्मॉल सेल कार्सिनोमा पुअरली डिफरेंशिएटेड होते हैं विद द न्यूरोएंडोक्राइन डिफरेंशिएट। क्रोमाग्रेनिन इसमें पॉजिटिव होता है, मेल स्मोकर के अंदर होता है, सेंट्रल लोकेशन है इसके अंदर। अर्ली मेटास्टाइज एडीएच को इन्वॉल्व करके एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का लेवल इंक्रीज कर सकता है, इसकी वजह से पेशेंट को कुशिंग डिजीज, कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन का रिलीजिंग हार्मोन भी ज़्यादा रिलीज होगा तो एक्रोमेगाली भी ये करवा सकता है। अब जो ACTH में एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन कुशिंग डिजीज करवाएगा, ना कि ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। वो मेरे गलत स्पीड से मेरे मुंह से निकल गया था। लैम्बार्ड ईटन सिंड्रोम और मार्सिनिया सिंड्रोम भी करवा सकता है, पेरन्यूप्लास्टिक सिंड्रोम भी करवा सकता है, वही सारी बातें। ग्लैंड म्यूसेंस और इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के ऊपर देख सकते हैं इसको। मोस्ट कॉमन ट्यूमर इन द नॉन स्मोकर एंड द फीमेल स्मोकर, सारी वही बातें। पेरिफेरली लोकेटेड होता है। एडिनोकार्सिनोमा इन साइटो एग्जिबिट कोलमनर सेल दैट ग्रो अलोंग प्री एग्जिस्टेंस ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई में प्रेजेंट एंड द नमूनिया लाइक कंसोलिडेशन ऑन द इमेजिंग्स। मतलब ये उसने ये बोला है कि जो अपनी ही जगह पे एडिनोकार इन साइटो, अपनी स्पेसिफिक जगह के, फॉर एग्जांपल एडिनोकार्सिनोमा हो गया तो कोलमनर सेल्स को वो ग्रो करवाएगा। जब वो कोलमनर सेल्स को ग्रो करवाएगा तो वो हमें नमूने, उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो इस तरह नज़र आएगी कि पेशेंट को क्या है, कंसोलिडेशन होगी, सेम लाइक नमूनिया। अब स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की बात उसने की, केराटिन पल्स देखते हैं इस पेशेंट के अंदर। मोस्ट कॉमन ट्यूमर इन द मेल्स स्मोकर के अंदर देखते हैं, सेंट्रली लोकेटेड होता है और में प्रोड्यूस पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। लार्ज सेल एंड न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर के अंदर क्या देखते हैं हम, ये पोरली डिफरेंशिएट होता है, स्मोकिंग और सेंट्रल पेरिफेरल कुछ भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है लोकेशन कौन सी है और डायग्नोस ऑफ द एक्सक्लूजन्स। कार्सिनोइड ट्यूमर ये वेल डिफरेंशिएटेड है, नॉट रिलेटेड टू द स्मोकिंग। इसमें हम क्या देखते हैं, पॉलीप्लाइक मैस, वो मैंने आपको बता दी, लो ग्रेड मेलिग्नेंसी है ये। मेटास्टेसिस कहाँ से, ब्रेस्ट और कोलोन कार्सिनोमा से हो सकती है। मल्टीपल कैनन बॉल नोड्यूल्स ऑन इमेजिंग पे देखते हैं, मोर कॉमन देन प्राइमरी ट्यूमर्स, ठीक है, ये ज़्यादा कॉमन है। फिर उसने TNM स्टेजेस की बात की, ट्यूमर साइज एंड लोकल एक्सटेंशन ऑब्स्ट्रक्शन, वही इसने सारी बात की, इसको एक दफ़ा यहाँ से रीड कर लीजिए। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द रिकरेंट रेंजियल नर्व, फेनिक डायफ्रामेटिक पैरालिसिस भी हो सकती है इसके अंदर। फेनिक नर्व अगर वो इन्वॉल्व करेगा तो डायफ्राम पैरालाइज हो जाएगा। वही सारी यहाँ पे भी उसने बातें लिखी हुई हैं। एपिकल ट्यूमर की बात की, पैनकॉस ट्यूमर की बात की है, हाइलर मेडिएशनल लिम्फ नोड एडिनल ग्लैंड, वही ओवरऑल 15 to 5% सर्वाइवल लंग्स कार्सिनोमा ऑफन प्रेजेंट द screening by the low dose CT recommended for the patient with a long smoking history, टेस्टिंग फॉर द ड्राइव जीन को देखेंगे इसके अंदर, वो जीन तो नहीं म्यूटेशन, फॉर एग्जांपल EGFR म्यूटेशंस और AL के ट्रांसलोकेशन में भी प्रेजेंट इन द एडिनो कार्सिनोमा। EFGR स्पेशली कॉमन इन द एशियन फीमेल हु आर नॉन स्मोकर। ये जेनेटिक म्यूटेशन जो हमने देखी नहीं थी कि फॉर एग्जांपल पॉलीहाइड्रोकार्बन्स करवा सकते हैं, तो ये उसने वही बात की हुई है कि वो जेनेटिक म्यूटेशन। टेस्टिंग फॉर द PD-L1 एक्सप्रेशन, पेम्ब्रोलिजुमैब वाइड इम्यूनोथेरेपी, ये इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं इस पेशेंट के अंदर में प्रेजेंट एनिनोल नॉन सेल्स कार्सिनोमा। बस इसमें आपने ये इसने जेनेटिक की बात की हुई है और ये इसमें ड्रग की जो इम्यूनोथेरेपी के लिए हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, आपने बस ये इसमें ये याद रखना है। जो इसमें से याद रखने वाले कैंसर, स्मॉल सेल, एडिनो और स्क्वेमस सेल्स आपने याद रखना है इसमें। पास पॉलीप्लाइक मैस किसके अंदर देखते हैं, कौन कैनन बॉल नोड्यूल्स, क्वेश्चन कैसे आएगा, ये सारे उसके क्लिनिकल फीचर हैं, बस आपने ये याद रखना है। पैराथायरॉयड हार्मोन स्क्वेमस सेल्स के अंदर ज़्यादा होता है और हमारा ADH किसके अंदर होता है, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा के अंदर होता है। दैट्स द लंग कार्सिनोमा। इसको अगर आप कहते हैं तो एक दफ़ा फर्स्ट शेड से भी रीड कर ही लेते हैं, वहाँ से भी नहीं छोड़ें ये वाला टॉपिक।
79 पेज। ये देखें, लंग कैंसर, लीडिंग कॉज ऑफ द कैंसर डेथ प्रेजेंट कफ, होम्योप्रेसिव ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन, बीजिंग नमोनाइट कॉइन लाइक लीजन्स देखते हैं एक्सरे पे, ठीक है। ऑन सीटी पे भी देख सकते हैं, नॉन कैल्शियम नोड्यूल सीटी पे देखते हैं। साइट ऑफ द मेटास्टेसिस फ्रॉम द लंग कैंसर, लीवर पे में ये मेटास्टाइज होकर जा सकता है, एड्रीनल के अंदर जा सकता है, एड्रीनल ग्लैंड के अंदर, बोन्स के अंदर जा सकता है, ब्रेन और लंग्स। उसने ये वो नमोनिक्स दिए हमें याद के रखने के लिए। लीवर पर जाएगा तो जॉन्डिस और हेपेटोमेगाली हो जाएगा, बोन पे जाएगा तो फ्रैक्चर ज़्यादा है, ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर ज़्यादा होंगे। इन द लंग्स मेटास्टेसिस यूजुअली मल्टीपल लीजन्स आर मोर कॉमन देन प्राइमरी न्यूप्लाज्म, मोस्ट ऑफन फ्रॉम द ब्रेस्ट और कोलोन। वही हमने पढ़ लिया था, वहाँ पे भी प्रोस्टेट एंड ब्लैडर कैंसर इसने यहाँ पे एडिशनल ऐड किए हैं। सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम हो सकता है, तो इसको हम क्या दूसरा नाम क्या होता है, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम बोलते हैं। पैनकोस ट्यूमर हो सकता है, हॉर्नर सिंड्रोम हो सकता है, और पैरानोप्लास्टिक सिंड्रोम वही हमने पढ़ लिया। रिकरेंट लेरेंजियल नर्व की वजह से हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, कोई यहाँ पे हमने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। रिस्क फैक्टर इंक्लूड द टोबैको स्मोकिंग, सेकेंड हैंड स्मोकिंग, मतलब के पैसिव स्मोकिंग की बात कर रहे हैं। रेडिएशन, इन्वायरमेंटल एक्सपोजर, रेडोन, एस्बेस्टोस, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होनी चाहिए, हो तो तब भी हो सकता है। स्क्वेमस एंड द स्मॉल सेल कार्सिनोमा सेंट्रल एंड ऑफन, ये देखें सेंट्रल होता है ये ना मोस्ट लाइकली, हमने वहाँ पे ये पढ़ लिया। हिमाटोमा आर फाउंड इंसिडेंटली ऑन इमेजिंग अपेयरिंग एज अ वेल सर्कमस्क्राइब्ड मैस, और इसमें हम कौन सा मैस देखते हैं, कैल्सिफाइड मैस। स्मॉल सेल्स ओट सेल कार्सिनोमा सेंट्रल होता है, डिफरेंशिएटेड, वेरी एग्रेसिव, मे कॉज द न्यूरोलॉजिक पैरान्यूप्लास्टिक, वही लम्बार्ड मैस्थीनिया, और क्या करवा सकता है, कुशिंग सिंड्रोम करवा सकता है, ऐसा एडीएच सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटीडायरेटिक हार्मोन, एम्प्लीकेशन ऑफ द माइस ओनको जीन कॉमन, ये वाला इसमें जीन कोई इन्वॉल्व होता है। मैनेज विद द कीमोथेरेपी प्लस रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी का होता है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है। न्यू प्लाज्मा ऑफ द न्यूर एंडोक्राइन कुलिचिस की सेल्स देखते हैं इसके अंदर हम, ये एमसीक्यू था, ये भी लिख लीजिएगा। क्रोमोग्रेनिस में पॉजिटिव होता है, और सिनेप्टोसिन भी इसमें पॉजिटिव होते हैं, ये टेस्ट करते हैं इसके अंदर। एडिनोकार्सिनोमा पेरिफेरली लोकेटेड होता है, मोस्ट कॉमन प्राइमरी लंग कैंसर, मोस्ट कॉमन सबटाइप इन पीपल हु डू नॉट स्मोक, जो स्मोकिंग नहीं करते। फीमेल स्मोकर के अंदर ये कॉमन होता है, मोर कॉमन इन द फीमेल देन मेल्स। एक्टिवेटिंग म्यूटेशन इंक्लूड द, ये इसमें जीन है, आपने याद रखने हैं, हमने वहाँ पे भी पढ़ लिए ये KRS, EGFR एंड AL की, एसोसिएटेड विद द हाइपरट्रॉफिक ओस्टियोआर्थ्रोपैथी, क्लबिंग, ब्रोंक्यू एल्व्यूलर सब टाइप्स। एडिनोकार्सिनोमा इन साइटो अपनी जगह पे है, तो वो कंसोलिडेशन नमूनिया लाइक फीचर शो करेगा। कंसोलिडेशन देखेंगे उस पर। ग्लैंडुलर पैटर्न ऑफन स्टेन म्यूसिन पॉजिटिव, ब्रोंकियल एल्वुलर सेप्टाइप्स ग्रो अलोंग एल्वुलर सेप्टा, थिकनिंग ऑफ द एल्वुलर वॉल कर सकता है। वही सारी बातें, कोई नई कहानी नहीं है। ये सेंट्रल लोकेटेड होता है, हाइलर माइस होता है, राइजिंग फ्रॉम द ब्रोंकस, कैविटेशन, सिगरेट्स और हाइपरकाल्सीमिया, वही पैराथायरॉइड हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। केराटिन पल्स इस पर देखते हैं हम इसके अंदर, पास दैट्स इट। लार्ज सेल कार्सिनोमा क्या होता है, पेरिफेरली लोकेटेड होता है, हाईली एनाप्लास्टिक अनडिफरेंशिएटेड ट्यूमर, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन विद द टोबैको स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, में प्रोड्यूस द HCG। देखें, अच्छा जी, ये HCG को प्रोड्यूस करता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन को ये प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। लेस रिस्पॉन्स टू द कीमोथेरेपी, रिमूव सर्जिकली, पुअर प्रोग्नोसिस, जो हमारा कैंसर पुअर होता है ना, जिसकी पुअर प्रोग्नोसिस होती है, उसको हम सर्जिकली रिजेक्ट करते हैं। वैसे ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या हमारे पास होता है, कीमोथेरेपी। प्लीमॉर्फिक जाइंट सेल देखते हैं लार्ज सेल कार्सिनोमा वाले पेशेंट के अंदर। ब्रोंकियल कार्सिनोमा ट्यूमर सेंट्रल और पेरिफेरल कहीं पे भी हो सकते हैं। एक्सेलेंट प्रोग्नोसिस है इसकी, मेटास्टेसिस इसकी बहुत रेयर है। सिम्टम ड्यू टू द मैस ऑफन इफेक्ट वीजिंग हो सकती है, और फ्लशिंग और डायरिया हो सकता है। स्पेशली नेस्ट ऑफ द न्यूरो एंडोक्राइन सेल और क्रोमाग्रेनिन ए इसमें पॉजिटिव हो सकता है। दैट्स इट। अच्छा, वहाँ पे हमने पेनकोस ट्यूमर पढ़ा था, इधर से मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, जिसको हम एपेक्स ऑफ द ट्यूमर, एपेक्स होता है लंग्स का पे ट्यूमर, ऑल्सो कॉल्ड द सुपीरियर सल्कस ट्यूमर भी इसको बोलते हैं। कार्सिनॉइड दैट अकर इन द एपेक्स ऑफ द लंग्स में कॉज द पेनकोस सिंड्रोम बाय इन्वेडिंग कंप्रेसिंग द लोकल स्ट्रक्चर जो पीछे प्रेजेंट होते हैं। रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, तो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो सकती है। स्टिलेट गैंग्लियन, अगर फॉर एग्जांपल वो सिंपैथेटिक चेन को कंप्रेस कर रहा है, तो टोसिस, मियोसिस, एनाइड्रोसिस हो सकता है। सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम हो सकता है। ब्रेकियोसेफेलिक वेन कंप्रेस करेगी तो शोल्डर पेन और हैंड वीकनेस, और ये ब्रेकियोसेफेलिक वेन अब ब्रेकियल प्लेक्सिस को कंप्रेस करेगा, तो फिर ये सारे फीचर आएंगे, ये शोल्डर पेन और हैंड वीकनेस वाले ना। फ्रेनिक नर्व पे हेमीडायफ्राम पैरालिसिस हो सकता है। हेमीडायफ्राम एलिवेशन ऑन द एक्सरे, एक्सरे पे वो क्या होगा, एलिवेट होगा। अब बात करते हैं सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम की। एब्स्ट्रक्शन ऑफ द सुपीरियर वेना केवा, एग्जांपल द थ्रोम्बस ट्यूमर,
थ्रोम्बस की वजह से हो सकता है, ट्यूमर की वजह से हो सकता है, इम्पेयर द ब्लड ड्रेनेज फ्रॉम द हेड, फेशियल प्लेथोरा, वही इसके फेशियल फ्लशिंग होगी इस पेशेंट के अंदर, नॉट ब्लांचिंग आफ्टर द फिंगर टिप प्रेशर, जगलर वेनस डिस्टेंशन होगी, लरेंजल पाल्सी होगी इस पेशेंट के अंदर, कॉमनली कॉज पर द मेलिग्नेंसी मीडिया, या कोई ना कोई मीडियास्टिनम में मैस पड़ा तब हो सकता है, और यहाँ पैन कोस ट्यूमर की वजह से ये भी हो सकता है, या कोई ना कोई थ्रोम्बोसिस की हिस्ट्री है उसके अंदर कॉमन हो सकता है। मेडिकल इमरजेंसी कैन राइज इंट्राक्रेनियल प्रेशर को इंक्रीज करेगा जिसकी वजह से हेडेक, डिजीनेस और रिस्क ऑफ द एनोरिज्म बढ़ जाएंगे इस पेशेंट के अंदर। अपसेट ऑफ द इंट्राक्रेनियल आर्टरीज इस पेशेंट के अंदर हो सकती हैं सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम के अंदर। ये डिटेल में हमने पढ़ लिया लंग कैंसर के अंदर, ये पैनकॉफ ट्यूमर सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम। ये आज का टॉपिक था, लंग कैंसर ख़त्म हुआ। जिसका कोई क्वेश्चन हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़।